लोग अच्छे हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सॉल्यूशंस के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में हमने देखा था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे थे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेज में सॉलिड को मिलाया जाए, लिक्विड को मिलाया जाए, गैस को मिलाया जाए तो क्या क्या बनता है। तो यानी हमने देखा था, ये देखिए कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, जैसे हम ये बात करें, यहाँ पे सॉल्यूट को इसमें डिजोल्व किया जाए, यानी यदि हम सॉल्यूट डिजोल्व करें, किसमें डिजोल्व किया जाए, सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए, तो दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या बनता है, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। यानी कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। एक तो होता है देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हमने क्या देखा था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम मिक्स करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिलके फाइनली एक सॉल्यूशन बना देते हैं। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, तो NaCl, NaCl की हम यदि NaCl को किस तरह लें, यहाँ पे अपन सॉल्यूट की तरह लें, NaCl को सॉल्यूट की तरह लें, सॉल्वेंट की तरह वाटर को लेते हैं हम, तो NaCl ये हो गया सॉल्यूट एंड प्लस वाटर, है ना, वाटर हो गया अपना सॉल्वेंट। तो ये दोनों मिलके अपने अपने क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके यहाँ पे ये एन सॉल्वेंट, यहाँ एक नया सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और इस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में NaCl और H2O दोनों यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे, यानी प्रत्येक जगह पर, यानी जैसे यहाँ पे जितना ये एक यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे जितना NaCl होगा उतना ही H2O होगा। ऐसे ही यहाँ पे उसी साइज के यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे भी NaCl एंड H2O उतने ही होंगे जितने यहाँ पे है। और ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे सारे पूरे सॉल्यूशन में एक NaCl एंड H2O एक यूनिट वॉल्यूम में फिक्स कंपोजिशन में रहेंगे, कहने का मतलब है ना। अब हम तो जैसे हम जनरल एग्जांपल ले लें, अपन NaCl को किस में मिलाएं, वाटर में मिलाएं, यानी सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करें तो वो सॉल्ट वाटर में होमोजीनियसली यानी पूरी तरह यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, कहने का मतलब। और एक अलग से एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें NaCl एंड H2O दोनों डिजॉल्व रहते हैं। जबकि अपन होमोजीनियस ऐसे ही अपन एक टर्म देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होता है, यानी यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है। जैसे हम सैंड की बात कर लें, रेत की, रेत को अपन पानी में मिलाएं तो रेत क्या नीचे जाके बैठ जाती है और पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती है। तो ये अपना एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। तो अब हम ये कुछ चर्चाएं हमने पिछले लास्ट लेक्चर में की थी, तो अब ये हम बात करें कुछ आगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ एक टर्म्स दी जाती हैं, वो टर्म्स क्या होती हैं, उन टर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम सबसे पहले बात करें कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन यदि हम देखें कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन की बात करें हम तो कंसंट्रेशन इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी क्या होता है आपका अपना, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, इसके सॉल्यूट के, यानी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और फाइनली अपने पास ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे देखिए जैसे हम कोई भी ए को क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट, और ये हम बी को क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट, और ये हम इनको डिसॉल्व करें, इनको मिक्स करें तो यहाँ पे अपने पास एक नया एक नया नई फेज मिलती है हमें, नया यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने पर। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ AB,
और ये अपना क्या बन गया, सॉल्यूशन वन। तो अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बोलो, वी मान लें इसका वॉल्यूम, यानी इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आया अपने पास वी, वॉल्यूम वी, है ना। तो इसे अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे ही यहाँ पे, यानी इसमें सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना अपने पास, इसमें सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो अब इस कंसंट्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सारी फॉर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के, कंसंट्रेशन को हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का यदि हम 1 लीटर लें तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, उसे अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब देखिए, हम कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे अपन इनको दो दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इनको कंसंट्रेशन को, कि कुछ टर्म्स तो होती हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं, कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं कंसंट्रेशन की जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक तो वॉल्यूम रिलेटेड, ये हो गई अपनी वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म हो गई जो, तो कुछ टर्म्स अपनी हो जाएंगी यहाँ पे जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होती, यानी नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम, नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होती। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो होंगी कंसंट्रेशन की टर्म्स, वो अपनी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे अपना टेम्परेचर क्या होता है, यानी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन, यानी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी। और ये जो होंगी जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि ये देखिए, जैसे अपन किसी भी लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ही अपन उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी गर्म करेंगे हम किसी भी लिक्विड को, तो लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन कोई भी सॉलिड पे टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी गर्म करें और सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाएं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। और यदि हम लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएं, लिक्विड फेज पे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। और ये हमको सबको पता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम किसका होता है, गैस का होता है वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, बताइए, वॉल्यूम गैस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, और देन अपना सॉलिड का होता है वॉल्यूम। तो कहने का मतलब अपने पास टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां से हम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कहने का मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी अपना क्या हुआ, वॉल्यूम अपना टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये अपने हमने कोई भी, तो देखिए यहाँ पे ये जो है अपना, ये जैसे अपन किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, ये सॉल्यूशन है, अ, इसमें ये लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये एक वी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपन क्या बोल सकते हैं, वी, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वी।
और यदि हम यहाँ पे क्या बढ़ाएं, बोलो टेम्परेचर बढ़ाएं, इसको गर्म करने की कोशिश करें, गर्म करने की कोशिश करेंगे तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, बीच के जो पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फिर इनकी क्या है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वो यहाँ से थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ये सारे पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे और इस पूरे पूरे वॉल्यूम को घेरने की कोशिश करेंगे, जो भी है इसमें, जो भी कंटेनर होगा, कंटेनर के पूरे वॉल्यूम, यानी दूर दूर, यानी एक पार्टिकल जो अभी जो नजदीक है, अभी ये पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे पार्टिकल्स तो क्या होगा बोलो, दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी उनके बीच का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कहने का मतलब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यानी ये जो, अब ऐसी टर्म्स कौन कौन सी हैं अपनी कंसंट्रेशन की, जिनमें जो कि वॉल्यूम पर डिपेंड है और उनमें वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम बढ़ता है, वो टर्म्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कुछ टर्म्स की हम बात कर लें तो एक तो ऐसी टर्म्स में आ जाती है मोलरिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है मोलरिटी। दूसरी टर्म्स होती है ऐसी नॉर्मेलिटी। तीसरी टर्म्स की हम बात करेंगे तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। चौथी टर्म्स की हम बात करेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कि वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं होती, तो उन पर टेम्परेचर बढ़ाने का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अ, तो देखिए ऐसी टर्म्स भी हम देख लेते हैं जिन पर टेम्परेचर बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही यहाँ पे ये पहली टर्म हम देख लेते हैं, इसमें आ जाएगा मोलैलिटी। दूसरा मोल फ्रैक्शन। तीसरी ऐसी टर्म्स की हम बात करेंगे तो इसमें पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। चौथी टर्म्स की हम बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हो गया, पीपीबी भी बोल सकते हैं हम, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन की एक एक टर्म्स को धीरे धीरे देखते जाते हैं, इनके बारे में जो भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे आगे। देख आगे हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। पहली टर्म्स जो रही ये परसेंटेज वेट बाई वेट देख लेते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। अब देखिए ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही करने वाली टर्म्स है ये भी, है ना। यानी ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगी तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही नहीं करा। परसेंटेज वेट बाई वो वेट, तो इसके बारे में हम जैसे बात करें परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, तो देखिए इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्व, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कैसे हम इसे लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट का कितना वेट, जैसे हम NaCl को वाटर में मिलाएं, जैसे अपन एग्जांपल ले लेता हूं मैं अभी इसका, जैसे ये यदि मैं बोलूंगा 10% वेट बाई वेट 10% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन, या तो मैं इसे ये बोल दूं, या फिर इसी को मैं ये बोल सकता हूँ 10% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, 10%
वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, NaCl का 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन, है ना, एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएंगे बोलो, तो सॉल्यूशन में दोनों आ जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी ये जो 100 ग्राम है अपना, ये 100 ग्राम, इसमें दोनों शामिल है, सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलके कितना बना रहे हैं बोलो, 100 ग्राम। अब देखो सॉल्यूट इसमें कितना है, यहीं पे दे दिया 10 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो जाएगा 90 ग्राम। कहने का मतलब अपने पास, यदि हम 10% वेट बाई वेट NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, यदि हम ऐसा बोलते हैं, यानी सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे बोलो, वाटर। तो वाटर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब यही है वाटर, है ना। वाटर की अमाउंट कितनी हो जाएगी 90 ग्राम। तो देखिए ये बात समझ में आ गई होगी कि अपन 10% वेट, ऐसे ही अपन 20% वेट बाई वेट बोलें। इसी को मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसी में 20% वेट बाई वेट एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, NaCl। तो इसे अपन बोलो कि किस तरह बोल सकते हैं कि 20 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी को मैं ऐसे लिखूं, यानी सॉल्यूट कितना हुआ है इसमें बोलो, सॉल्यूट यानी 10 ग्राम सॉल्यूट, नहीं 10 नहीं 20, क्योंकि 20 लिया है हमने यहाँ पे, 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हुआ NaCl, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या क्या आ गया, वो दोनों आ गए, NaCl भी आ गया और H2O भी आ गया। यानी यहाँ पे ये अपने क्या हुआ, NaCl का वेट, यदि हम बात करें वेट ऑफ NaCl प्लस वेट ऑफ H2O, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 100 ग्राम। तो यहाँ पे वेट ऑफ H2O क्या रहा, NaCl का वेट 20 ग्राम रहा, ये दे रखा है हमें, ये 20 ग्राम। तो वेट ऑफ H2O 80 ग्राम। कहने का मतलब ये जो सॉल्वेंट रहा अपने पास, सॉल्वेंट जो है H2O वो कितना है 80 ग्राम। तो इस तरह से ये अपने पास वेट बाई वेट की कुछ चर्चाएं हो गई। इसमें और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि लेना चाहें तो, जैसे हम C2H5OH का ले लें, अभी मैं बोल दूं 40% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑफ C2H5OH। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये 40% वेट बाई वेट, यदि मैं यहाँ पे वेट बाई वेट बोलूँ, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे C2H5OH, यानी C2H5OH क्या है, सॉल्यूट है, यानी ये सॉल्यूट हो गया। और एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये यानी वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं इसी को कि 40 ग्राम सॉल्यूट, यानी C2H5OH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 40 ग्राम सॉल्यूट यानी C2H5OH प्रेजेंट है। अब ये सॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे ये दोनों आ गए, किस किस का वेट आ गया बोलो, वेट ऑफ C2H5OH प्लस वेट ऑफ H2O, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 100 ग्राम। तो यहाँ पे C2H5OH कितना 40 ग्राम प्लस वेट ऑफ H2O 100 ग्राम। तो वेट ऑफ H2O जो आना है हमारा, वो कितना आ जाएगा 60 ग्राम। कहने का मतलब ये सॉल्वेंट है, तो यानी 40 ग्राम
C2H5OH, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल भी जिसे हम बोलते हैं, या जनरल अल्कोहल, जनरल जनरल टर्म में जो यूज किया जाता है, जो है ना। तो यानी 40 ग्राम एल्कोहल कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है? 60 ग्राम सॉल्वेंट में, यानी 60 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। उसे अपन बोलते हैं क्या? 40% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, यानी सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो ये अपने पास परसेंटेज वेट बाई वेट की चर्चा हुई। ऐसे ही अपन नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म है अपना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सेकेंड टर्म है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसकी हम चर्चा कर लें, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो इसे बोलेंगे अपन कि कितने ग्राम सॉल्यूट का 100 मिलीलीटर ऑफ द वाटर में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, वेट इन ग्राम। इसमें इसको इस तरह लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हमने परसेंटेज वेट बाई वेट था, तो यहाँ पे किस क्या बोला था कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम लिया था, वहां पे हमने 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। अब ये वेट यहाँ पे किस में लेंगे हम? वेट ग्राम में, है ना। तो जैसे अब इसी इसके भी अपन दो चार एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस भी लिख सकता हूं मैं इस तरह से, NaCl एक्वस 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl एक्वस, यानी एक्वस सॉल्यूशन हुआ। तो इसका मतलब हुआ 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी अब इसमें सॉल्यूशन में वेट किस किसका आ जाएगा? वॉल्यूम किस किसका आ जाएगा? वॉल्यूम दोनों का आ जाएगा इसमें। किसका? NaCl का भी वॉल्यूम आ जाएगा एंड वाटर का भी वॉल्यूम आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ NaCl प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसी अपन और भी कोई भी चर्चा करें कि अपने हम ले लेते हैं 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, है ना। तो यहां भी अपन क्या बोल सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ द C2H5OH, यानी इथाइल एल्कोहल, 20 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ C2H5OH dissolve in 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये अपने पास सेकंड टर्म हुई, जिसे अपन बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, है ना। थर्ड टर्म की हम बात करें तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो देखिए इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये यहाँ पे वेट की जगह वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब, जैसे हम अभी हम बात करें 10% V/V, 10% V/V सॉल्यूशन ऑफ, या एक्वा सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अपन इसे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिलीलीटर ऑफ H2O2 डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 10 मिलीलीटर ऑफ H2O2 डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, और दोनों मिलके ये कितने हैं? 100 मिलीलीटर। तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे H2O2 है, सॉल्यूट दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे कितना वॉल्यूम आ जाएगा इसका? वो 10 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना रह जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं 90 ml, यानी 90 ml सॉल्वेंट है, 10 ml H2O2 यानी सॉल्यूट है, दोनों मिलकर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बना है। तो देखिए ऐसे, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के एग्जांपल की हम बात करें, तो एग्जांपल ही हुआ यहाँ पे कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ CH2OH। अब इसे बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, है ना। तो इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है। किस तरह यूज किया जाता है इसे? एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है। और जो कार्स होती हैं, कार्स में कूलिंग कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, इंजन की कूलिंग के लिए, कार्स में इंजन की कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है, एंटी फ्रीज में वही यूज्ड एज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन कार्स इंजन, है ना, इन इंजन ऑफ द कार्स, कार्स के इंजन में एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है। अब ये क्या करता है कि ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ये काफी कम कर देता है, यानी -17.6 डिग्री सेल्सियस ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसके ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल कर देता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे घटा के कितना कर देता है? -17.6 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज वाटर पॉइंट, डिक्रीज डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से इसका यूज क्या हो जाता है? इसका यूज एंटी फ्रीज की तरह ही हो जाता है, यानी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ये घटा देता है। तो देखिए कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन की तरह यूज किया जाता है ना। आगे हम बात करें, ऐसे ही हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो ये जो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये फार्मेसी एंड मेडिसिन में कुछ यूज किया जाता है ना, एनसीईआरटी में बताया गया है, फार्मेसी एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है ना, फार्मेसी एंड मेडिसिन। तो हम आगे बात करते हैं, आगे की जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उनके बारे में बात करें हम, तो अगली टर्म आती है अपनी मोलरिटी। चलो पहले हम मोलरिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम मोल। मोल का हमने पढ़ाई, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होता है 11th क्लास में, कि नंबर ऑफ ग्राम मोल यानी मोल ऑफ सॉल्यूट,
dissolve in unit volume of the water. Mole of dissolve in unit volume of the water, यानी वाटर के यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हैं, यानी हम इसको एम से भी डिफाइन करते हैं, एम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास नंबर, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये किसके मोल हो गए, वो लोग सॉल्यूट के। और ये डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर नहीं है, सॉल्यूशन रहेंगे, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो अब देखिए, अब इसी को हम आगे डिफाइन करें मोलैरिटी को, तो ये मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे अपन, मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट में पढ़ते भी हैं, नंबर ऑफ मोल। अब सॉल्यूट के बारे में बोला गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मॉलिक्यूलर वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट एम डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। तो स्मॉल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो ये स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ऐसे ही हम इसमें आगे भी बात करते हैं, तो मोलैरिटी यहाँ अपनी पिछली क्या आई थी, वेट स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अब इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, यानी सॉल्यूट के मोल कितने यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये मोल है जो अभी हमने देखा, और ये कितने लीटर में लिया जाता है, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए आगे देखिए, मोलैरिटी किस में लिखेंगे हम, मोल पर लीटर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लिया सॉल्यूट के वेट को, और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में है। अब यदि क्वेश्चन में हमको दे दिया जाए कि लीटर की बजाय लीटर में दिया, तब तो ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाएंगे। यहाँ पे दे दिया 5 लीटर वॉल्यूम, 3 लीटर वॉल्यूम, 4 लीटर वॉल्यूम, 5 लीटर वॉल्यूम, जो भी है डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि यही अपने को लीटर की बजाय किस में दे दिया जाए, मिलीलीटर में दे दिया जाए, तो मिलीलीटर में दे दिया जाए, तो देखिए जैसे हम लीटर में दिया गया। अब हम इसकी आगे की बात करेंगे, तो मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर में डिफाइन करते हैं, तो ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी को हम यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यदि हम मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे यदि हम ये से डायरेक्ट मिलीलीटर में पुट करेंगे, या यहाँ पे यदि हम लीटर में पुट करें तब तो ठीक है, यदि हम इसे मिलीलीटर में पुट करें तो हमको यहाँ पे ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 10⁻³ वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर भी हमको 10⁻³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे अपने पास यूनिट कितने बनी रहे, मोल पर लीटर में बनी रहे, मोल पर लीटर में, यानी नीचे भी अपने पास लीटर में ये यूनिट बनी रहे, है ना। तो उसके लिए अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी हमें हम अब यानी कहने का मतलब हम इसे आगे ये मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर,
ये बोल सकते हैं अपन, और ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये अपने पास मोलरिटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया कि मोलरिटी क्या होती है, यानी नंबर ऑफ ग्राम मोल डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम सेकंड टर्म के बारे में बात करेंगे, तो ये रही नॉर्मेलिटी। तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ, जैसे हमने ग्राम मोल बोला वहां पे, ऐसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अब इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसको एम से रिप्रेजेंट किया था नॉर्मेलिटी को, तो ये नॉर्मेलिटी। और ये यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये भी मूल कंसेप्ट में पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इसको अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। आगे हम बात करेंगे तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, वेट को अपन स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्विवेलेंट वेट रहा, यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हाँ, अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वही, यदि हम यहाँ पे अब ये इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी बोलो, ये तो इक्विवेलेंट हुआ, इक्विवेलेंट। और ये अपने पास क्या रहा, लीटर, लीटर में हमने लिया, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी की यूनिट हुई। और इसी को हम यदि आगे हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं ऐसे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। यदि हम मिलीलीटर में लिखेंगे तो ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर, यानी यहाँ भी हमने लीटर की जगह मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस फिर ही हम हमारी यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जो यूनिट मेंटेन होगी इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नीचे लीटर ही रहे। ये अपना नॉर्मेलिटी का एक तरह से फॉर्मूला डेराइव हुआ। अब देखिए यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं, ये मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन अपना राइज होता है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो वैलेंसी फैक्टर किसके लिए किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए वैलेंसी फैक्टर के बारे में हम यदि आगे बात करें, तो वैलेंसी फैक्टर जनरली, वैलेंसी फैक्टर के बारे में बात करें, जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेस H+, जितने H+ डिस्प्लेस हो सकते हैं किसी एसिड में, उसे अपन हम क्या बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड H+, या फिर डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड H+ भी बोल सकते हैं अपन यहाँ से, डिसोसिएटेड, जितने H+ को डिसोसिएट किया जा सकता है, यानी H यहाँ पे इसे तोड़ा जा सकता है, ये H+Cl-, यहाँ पे ये वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, यानी एक भी H+ को डिस्प्लेस किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। ऐसे यहाँ पे अपन H2SO4 की बात करेंगे, तो ये 2H+ प्लस SO4-2, ये यहाँ से नंबर ऑफ डिस्प्ले से H+ कितने हैं, 2, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा अपना पहले वाले में, 1।
दूसरे वाले में वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही मैं आगे बात कर लेता हूं HNO3। HNO3, तो यहाँ पे ये H प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेस H प्लस कितने हैं, 1। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। आगे हम बात करें जैसे H3। अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। इनके वैलेंसी फैक्टर बड़े इंटरेस्टिंग हैं तीनों के, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO। देखिए H3PO4 की जो स्ट्रक्चर होती है, ये हम आगे सी ब्लॉक में पढ़ेंगे भी स्ट्रक्चर क्या होती है H3PO4 की। तो ये OH, ये OH और ये OH। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये तीनों H, ये H एंड ये H, ये जो तीनों H हैं ये डिस्प्लेस H हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे यानी ये तीनों H प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं, तीनों डिसोसिएटेड H प्लस है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CO एंड ये OH, ये OH लगा दिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, आगे ऑक्सीजन नहीं है। ये यहाँ पे ये H, ये H, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी ये भी हम सी ब्लॉक में देखने वाले हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ये यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, यानी ये डिसोसिएट हो सकता है। लेकिन ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेस H प्लस ओनली एक ही है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगली H3PO3 की बात कर लें, तो ये H3PO3 की जो स्ट्रक्चर बनती है ये CO, OH, OH, ये H, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस ये अपनी ओर खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी डिसोसिएटेड H प्लस कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2। कहने का मतलब जैसे हमने जो पहले जो एसिड देखे H2SO4, HCl, उनमें जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वही डिस्प्लेस हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो उनमें वैलेंसी फैक्टर वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस के एसिड्स में ये केस नहीं है, यानी फॉस्फोरस में जितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा सकता है वो H3PO2 में ओनली एक हाइड्रोजन है, H3PO3 में 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए एक और एसिड आता है हमारे पास H3BO3, जिसे हम बोरिक एसिड बोलते हैं, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर भी हम यदि देखें यहाँ पे, ये बोरिक एसिड है और इसकी स्ट्रक्चर यदि हम यहाँ पे देखें तो ये OH, OH एंड OH। अब देखिए ये एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, क्योंकि तो यहाँ पे हम जैसे ही हम इसको बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H2O रहा, H2O अपने पास 2 लोन पेयर रखता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये जो बोरॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही पानी में जाएगा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने पास लेने की कोशिश करेगा, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिट भी है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं इसने, जबकि बोरॉन की यदि हम देखें तो बोरॉन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1।
यानी ये इसका ये 1s वाला फिल होता है, 2s वाला फिल होता है, जबकि 2p वाले इसके खाली रहते हैं। और यदि इसकी एक्साइटेड स्टेट की भी हम बात करें, तो एक्साइटेड स्टेट में भी इस ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जैसे ही जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये देखिए यहाँ पे ये ये और ये, तो इसके ये तीनों तो ये 3 बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, और एक ऑर्बिट इसका एक पी ऑर्बिट अभी भी खाली रह जाता है। यानी इस पी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन अभी भी गेन कर सकता है। ये अभी हम इसकी बात कर रहे हैं बोरॉन की, तो इस पी ऑर्बिट में ये अभी भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बोरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जैसे ही पानी के लोन पेयर यानी वाटर के लोन पेयर के कॉन्टेक्ट में आता है ये, तो ये यहाँ से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना। तो इस तरह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, क्योंकि लुईस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इस तरह से हम एसिड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एसिड की कोई एसिड की वैलेंसी फैक्टर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि कोई एसिड कितने H2O या कितने लोन पेयर या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे इसकी नई स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो अपन इस तरह से इसको कि कितने H प्लस ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बोरॉन, ये OH, ये OH, ये OH, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा यहाँ पे, और ये OH माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, और यहाँ पे H प्लस रह जाएगा। तो यहाँ से ओनली जो वाटर से डिस्प्लेस H प्लस हुआ वो 1 ही हुआ, या फिर अपन बोल सकते हैं ये जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी इनकी, तो ये H प्लस जो डिस्प्लेस हुआ, ये बोरॉन की स्ट्रक्चर से जो एक्वस सॉल्यूशन में एक H प्लस डिस्प्लेस होता है ना जी। तो यहाँ पे इसकी H3BO3 की भी वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि बोरिक एसिड का भी वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ये ओनली एक लोन पेयर ही एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए आगे हम बात करेंगे बेस। बेस में डिस्प्लेस OH माइनस, जैसे वहां पे हम देखते हैं डिस्प्लेस H प्लस, ऐसे ही वहां पे हम देखते हैं डिस्प्लेस OH माइनस। डिस्प्लेस OH माइनस, जैसे हम NaOH की बात करेंगे, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, ये जैसे पानी में के अंदर जाएगा, तो Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। तो यहाँ पे ये एक OH माइनस रिलीज करता है, यानी एक OH माइनस इसमें से डिस्प्लेस हो सकता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसे ही हम बात करेंगे MgOH का होल ट्वाइस, तो 2Mg प्लस, तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Mg+2 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे डिस्प्लेस OH माइनस कितने हुए, डिस्प्लेस OH माइनस यहाँ पे 2 हुए, तो यहाँ पे ये बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, AlOH का होल ट्वाइस जो ये बनाता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, एंड ये 3OH माइनस, यहाँ पे ये 3 डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 3OH माइनस डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। ऐसे ही हम और आगे देख लेते हैं। सॉल्ट की हम बात करेंगे, थर्ड सॉल्ट, जैसे सॉल्ट यानी जो एसिड और बेस से मिलके बने होते थे, है ना। जैसे अपन ये हम बात करेंगे AlCl3, तो यहाँ पे ये कितने 3, Al+3 प्लस 3Cl माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी या तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो, या फिर टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होगा,
वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वैलेंसी फैक्टर की तरह। तो यहाँ पे सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर कौन होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये 3 Cl माइनस और 3, यानी ये +3 है, ये -3 है, ये दोनों के, यानी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3, है ना। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे, जैसे Al2SO4 का होल साइज। ये देखिए, हम इसमें उनको तोड़े तो 2Al+3 एंड 3SO4-2। तो देखो 3 × यानी इसका यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -6, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, -6, यानी वैलेंसी फैक्टर इस सॉल्ट के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं अब होमोजीनियस एटम। होमोजीनियस एटम, यानी होमोजीनियस एटम का मतलब जिनमें दोनों एटम सेम सेम हो। जैसे यहाँ पे अपन बात करेंगे तो Cl2O2, Cl2O2 या फिर H2। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे अपने पास, हम बात करें अभी Cl2 की, तो Cl2 में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये Cl और ये Cl, तो ये एक Cl, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो रही है ट्रांसफर मान। जैसे हम O2 की बात करेंगे तो O2 में अपने पास बताइए ऑक्सीजन का यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, O-2, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 4, जबकि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। H2 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। आगे हम जैसे, तो ये आयोडीन की भी बात कर लेंगे हम। आयोडीन यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि I- की फॉर्म में होता है ये I-, ऐसे ये Cl-, और ये H2S+। तो यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल किसकी तरह। ऐसे ही हम N2 की बात करेंगे तो N2 बोलो, N2 में वैलेंसी फैक्टर कितना हो सकता है, N2, इसमें वैलेंसी फैक्टर होगा 6, क्योंकि यहाँ पे ये N-3 की फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के जब मॉलिक्यूल होंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये वैलेंसी फैक्टर N2 के केस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।